Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my last lecture for the chapter Importance of Water. And in this lecture we will discuss about the ionization of water, weak acids and weak bases. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in Plant Microbe Interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is ionization of water, weak acids and weak bases. So पहले आते हैं वाटर की आयनाइजेशन पे। प्योर वाटर की अगर बात करें तो प्योर वाटर में टेंडेंसी होती है स्लाइटली आयोनाइजेशन की। सो प्योर वाटर जो होते हैं वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल हैव स्लाइट टेंडेंसी टू अंडरगो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन। सो वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो क्या बनाता है? प्रोटॉन्स एंड OH माइनस आयन, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। सो प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। प्रोटॉन इज H+ and hydroxyl ion is OH minus ion. So water molecule का जब आयनाइजेशन होता है तो दो आयन बनते हैं। फर्स्ट वन इज द H+ एंड सेकेंड वन इज द OH माइनस आयन। H+ को क्या बोलते हैं? H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ये जो फ्री प्रोटॉन है, ये फ्री प्रोटॉन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो जब वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है तो जो ये प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, ये फ्री प्रोटॉन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सवाल ये है कि ये फ्री प्रोटॉन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो फ्री प्रोटॉन है ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। सो जो प्रोटॉन रिलीज होता है वाटर के डिसोसिएशन के बाद, वो प्रोटॉन फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर जो होते हैं वो 3 फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में होता है, सो इस कंडीशन में ईच वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? अगर वाटर लिक्विड कंडीशन में है तो ईच वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 3.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन अगर वाटर सॉलिड कंडीशन में है, और सॉलिड कंडीशन में जो वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं? आइस। सो आइस के केस में ईच वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सो चाहे वाटर लिक्विड फॉर्म में हो या आइस फॉर्म में हो, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। और जो 3 ब्लू पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये शो कर रहा है किस चीज को? ये शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्या किस चीज को शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। सो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो किस चीज का होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो टोटल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द फर्स्ट लोन पेयर एंड दिस इज द सेकेंड लोन पेयर। और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा।
एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का, सिमिलरली इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का। सो इस बॉन्ड पेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या डेवलप करेगा, इस ऑक्सीजन पे डेवलप करेगा डेल्टा माइनस चार्ज। क्या डेवलप करेगा, डेल्टा माइनस चार्ज, एंड इस हाइड्रोजन पे डेवलप करेगा डेल्टा प्लस चार्ज। सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस डेवलप करेगा और इसकी वजह से डेल्टा माइनस डेवलप करेगा। सो ओवरऑल ऑक्सीजन पे 2 डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे भी 2 डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होंगे, डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होंगे एंड डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होंगे। सो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच में इस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड इस वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को, और जब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और OH माइनस आयन रिलीज हो जाएंगे। वाटर की आयनाइजेशन की अगर बात करें तो इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। कैसे, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट होता है एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। क्यों माइग्रेट होता है, क्योंकि कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड जो होता है ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है, लेकिन अगर एनोड की अगर बात करें तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। कैथोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्योंकि ये कैथोड निगेटिवली चार्ज है सो H प्लस कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा एंड OH माइनस एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और प्रोटॉन्स एंड OH माइनस का जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्या करता है, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोटॉन्स है एंड OH माइनस आयन है इनकी मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हाई मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इसका मेन रीजन है प्रोटॉन होपिंग। प्रोटॉन्स के केस में प्रोटॉन होपिंग होता है, बट इन आयंस के केस में चाहे वो अदर आयंस, चाहे वो कोई भी आयन हो, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इनका प्रोटॉन होपिंग नहीं होता है, लेकिन इस प्रोटॉन्स का प्रोटॉन होपिंग होता है। प्रोटॉन होपिंग को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन जंपिंग। अब ये कैसे होता है, वाटर की क्वालिटी यह है कि वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड होते हैं। दिस इज द वन वाटर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में है, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरह से ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, इस तरह से ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जो इंड पे है, इस इंड पे वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन्स के फॉर्म में है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर चुका है एंड दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के थ्रू अट्रैक्ट करेगा और ये प्रोटॉन इसको छोड़ के इससे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली इसका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा। सिमिलरली इसका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा। सिमिलरली इसका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। सिमिलरली ये इंड तक मूव करेगा एंड जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे प्रोटॉन्स आएंगे और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन।
सो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में प्रोटॉन्स का क्या होगा, मूवमेंट होता है, और इस तरह के प्रोटॉन के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन हॉपिंग या प्रोटॉन जंपिंग। एंड प्रोटॉन हॉपिंग इज द बेसिस ऑफ हाई मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू अदर आयंस। प्रोटॉन हॉपिंग की अगर बात करें तो प्रोटॉन हॉपिंग बायोलॉजिकल प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, प्रोटॉन हॉपिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, बायोलॉजिकल प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वाटर की अगर बात करें तो वाटर सेलुलर फंक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, सेलुलर फंक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। सो सेलुलर फंक्शन में वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये क्यों करता है, बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल आयोनाइजेशन, क्योंकि जो वाटर की आयोनाइजेशन है वो रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर के आयोनाइजेशन को क्वांटिटेटिव टर्म में हम एक्सप्रेस करें। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन। A प्लस B रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बनाता है C and D। At equilibrium, concentration of C and D is equal to the concentration of A and B. Means at equilibrium, concentration of product is equal to concentration of reactant. और अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के पोजीशन में होती है तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेसिकली के इक्विलिब्रियम या कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K equilibrium is the concentration of product divided by concentration of reactant होता है। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, इसमें प्रोडक्ट है C एंड D। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है A एंड B। सो इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम क्या होगा, concentration of C multiplied by concentration of D divided by concentration of A multiplied by concentration of B. So this is the expression of K equilibrium for this reaction. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे फिक्स्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है। सो के इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इट इज द कंपोजिशन ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या, इट डिफाइंस द कंपोजिशन ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को हम एक्सप्रेस करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू। सो वाटर के डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की अगर बात करें एट इक्विलिब्रियम तो ये काफी स्मॉल होता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली 2 वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं फॉर एवरी 10 टू द पावर 9 वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर। क्या, एट 25 डिग्री जो प्योर वाटर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होता है फॉर एवरी 10 टू द पावर 9 वाटर मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सो वाटर का आयोनाइजेशन क्या होता है, H2O आयोनाइज होकर H प्लस प्लस OH माइनस बनाता है। अगर इसका K इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज H प्लस एंड OH माइनस। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस multiplied by concentration of OH minus ion and divided by concentration of water। and pure water के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है ये 55.5 मोलर होता है। क्या होता है, जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो 55.5 मोलर होता है। लेकिन H प्लस एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये 1 × 10 टू द पावर 7 मोलर होता है। कितना होता है, प्रोटॉन्स या OH माइनस दोनों के दोनों कितने होते हैं, 1 × 10 टू द पावर -7 मोलर। लेकिन जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है इट्स
55.5 मोलर। सो इस वैल्यू को अगर हम इस रिएक्शन में पुट करें तो K इक्विलिब्रियम इज प्रोटॉन का कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 55.5 मोलर, जो कि वाटर का कंसंट्रेशन है। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, 55.5 को अगर इस तरफ शिफ्ट करें तो ये क्या होगा, 55.5 मल्टीप्लाइड बाई K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोटॉन का कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन, एंड प्रोटॉन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, KW, दैट इज आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो KW क्या है, KW इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन। KW का मतलब क्या, KW का वैल्यू क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे H प्लस और OH माइनस की वैल्यू अगर पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होता है प्योर वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट से K इक्विलिब्रियम वैल्यू डिटरमाइन किया गया है एंड इट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मोलर। सो वाटर के लिए जो K इक्विलिब्रियम वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मोलर। सो इन सारे वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं, सो KW इज इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 55.5 मोलर मल्टीप्लाइड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मोलर। ये कितना आएगा, ये आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 m स्क्वायर। So product of H plus concentration and OH minus ion concentration in aqueous solution is always equal to 10 to the power minus 14 m square। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल pH पे H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल होगा OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन का, और ये कितना होगा, ये होगा 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। So KW is equal to H plus आयन का concentration multiplied by OH minus आयन का concentration and it is equal to H plus का स्क्वायर, क्योंकि H plus and OH minus का concentration सेम होता है। इसको हम लिख सकते हैं OH minus के concentration का स्क्वायर भी। So इसको सॉल्व करेंगे तो H plus and OH minus का concentration कितना आएगा, 10 to the power minus 7 molar। So ion product of water is constant। ion product of water क्या होता है, constant होता है। मीन्स H प्लस एंड OH माइनस का अगर OH माइनस के कंसंट्रेशन का अगर प्रोडक्ट लिखें तो इट इज 10 टू द पावर माइनस 14। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कांस्टेंट है, इट मीन्स कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मीन्स ऑल टुगेदर ये दोनों का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द pH स्केल। pH स्केल क्या करता है, H प्लस एंड OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन को बताता है। आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज KW एंड दिस is the basis for the pH scale। pH scale का बेसिस क्या है, pH scale का बेसिस है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो pH को अगर डिफाइन करते हैं तो pH is the log 1 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ पे P रिप्रेजेंट क्या करता है, P रिप्रेजेंट करता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ व्हाट, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH रिप्रेजेंट्स निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस, सो इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 7। सो इससे pH हम निकाल सकते हैं, pH इज log 1 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम पुट करते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एंड इट इज इक्वल टू log 1 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसको क्या करेंगे, log 1 प्लस log 10 टू द पावर 7। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। log 10 टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 7 log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1
तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज 7. सो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 7. एंड दिस इज द pH स्केल. जो pH का रेंज होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है. 0 से 14 के बीच में pH होता है, लेकिन जो 7 pH वैल्यू होता है, 7 pH वैल्यू इज द न्यूट्रल वैल्यू. 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है. अगर 7 से pH कम है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक कंडीशन को. लेकिन अगर 7 से pH ज्यादा है तो ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक कंडीशन को. इट मीन्स कि अगर pH कम है, इट मीन्स कि H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है. लेकिन अगर pH ज्यादा है तो इस कंडीशन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. सो pH की अगर बात करें, pH अगर ज्यादा है तो इट मीन्स कि H प्लस का कंसंट्रेशन कम है. लेकिन अगर pH कम है, इस कंडीशन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है. एंड 7 pH वैल्यू रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल pH. क्या होगा, न्यूट्रल pH. इसके जस्ट वाइस वर्सा होगा. अगर pH 7 है, इट मीन्स कि यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -7. और प्रोडक्ट क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, 10 टू द पावर -14. सो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है. इस कंडीशन में OH माइनस आयन का भी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होगा, क्योंकि 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7 ये इक्वल होगा 10 टू द पावर -14. लेकिन अगर pH 6 है तो इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 टू द पावर -6. एंड साइमल्टेनियसली OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 टू द पावर -8. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इन द pH स्केल. pH वैल्यू की अगर बात करें तो pH वैल्यू इज न्यूट्रल. फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH वैल्यू कितना होता है, 7. अगर सॉल्यूशन में pH वैल्यू ग्रेटर है 7 से, इट मींस इट इज अल्कलाइन या बेसिक. और इस कंडीशन में OH आयन का कंसंट्रेशन ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ H प्लस आयन. सॉल्यूशन जिसमें pH लेस देन 7 है उसमें क्या होगा, एसिडिक है. pH वैल्यू की अगर बात करें तो इट्स अ लॉगरिथमिक वैल्यू, नॉट से अरिथमेटिक वैल्यू. सो अगर दो सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन 1 एंड दिस इज सॉल्यूशन 2, और इनका pH का डिफरेंस क्या है, 1. इट डजेंट मीन कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का डिफरेंस 1 है. इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है. कोला ड्रिंक की अगर बात करें, ये जो रिप्रेजेंटेशन है pH ऑफ सम एक्वस फ्लूइड का है. दिस इज द न्यूट्रल. न्यूट्रल के जस्ट ऊपर होता है ह्यूमन ब्लड एंड टीयर्स. ह्यूमन ब्लड की अगर pH की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.4. मिल्क एंड सालिवा का जो pH होता है जस्ट बिलो द न्यूट्रल वैल्यू. कोला एंड विनेगर की अगर बात करें, कोला एंड विनेगर की अगर बात करें तो इनका pH क्या होता है, 3. एंड रेड वाइन की अगर बात करें तो रेड वाइन का जो pH होता है इट्स ऑलमोस्ट 3.7. और इन दोनों में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और इनमें जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का डिफरेंस है एज कंपेयर टू ब्लड, इट्स 10,000 टाइम्स, क्योंकि pH ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4. pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन का pH मेजर करते हैं बाय यूजिंग वेरियस इंडिकेटर डाई. एक किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का pH मेजर कर सकते हैं बाय वेरियस इंडिकेटर डाई. इंडिकेटर डाई में क्या क्या यूज करते हैं, लिटमस, फिनोल्फ्थैलीन, फिनॉल रेड. अब ये कैसे बताता है, इसमें कलर चेंज होता है एज द प्रोटॉन डिसोसिएट्स फ्रॉम द डाई मॉलिक्यूल. एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ pH की अगर बात करें तो केमिकल एंड क्लिनिकल लेबोरेटरी में एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ pH किया जाता है बाय यूजिंग pH मीटर. वहां पे क्या यूज करते हैं, pH मीटर यूज करते हैं. pH मीटर में क्या होता है, ग्लास रड होता है. pH मीटर में क्या होता है, ग्लास रड होता है. एंड दिस ग्लास रड इज सेलेक्टिवली सेंसिटिव टू H प्लस कंसंट्रेशन. ये ग्लास रड सेलेक्टिवली सेंसिटिव होता है फॉर H प्लस कंसंट्रेशन, बट इनसेंसिटिव होता है टू द सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड अदर कैटायंस. pH मीटर में सिग्नल की अगर बात करें फ्रॉम सच एन इलेक्ट्रॉन इज एम्पलीफाइड एंड कंपेयर्ड विद द सिग्नल जनरेटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन pH.
Measurement of pH is one of the most important and frequently used procedure in biochemistry. pH की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी दोनों अफेक्टेड होती है पीएच से. फॉर एग्जांपल एंजाइम की अगर कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करें तो ये पीएच पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट होते हैं. मीन्स एंजाइम एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द पीएच. और कोई भी एंजाइम अपने ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है. बियॉन्ड पीएच अगर करते हैं तो एंजाइम क्या होता है, डीनेचर हो जाता है. लेकिन अगर बिलो पीएच काम करता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है. ब्लड की पीएच की मेजरमेंट एंड यूरिन के पीएच की मेजरमेंट की अगर बात करें तो ये कॉमनली यूज होते हैं किस चीज में, मेडिकल डायग्नोसिस में. pH of blood plasma of people with severe uncontrolled diabetes is often below the normal value of pH, that is 7.4, और इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस. कुछ सर्टेन डिजीज में pH of blood is higher than the normal और उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस. Weak acids and bases have characteristic dissociation constant. Now the dissociation of weak acids and weak bases. स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर बात करें दैट इज NaOH एंड KOH, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है दैट इज अबाउट वीक एसिड एंड बेसेस. वीक एसिड एंड बेसेस की अगर बात करें तो जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. ये कॉमन होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में और मेटाबॉलिज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑल्सो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. Behavior of aqueous solution of weak acid and bases is best understood if we first define some terms. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एसिड एंड बेस. एसिड का डेफिनेशन क्या है एंड बेस का डेफिनेशन क्या है. एसिड की अगर बात करें तो एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स. एसिड क्या होता है, एसिड प्रोटोन डोनर होता है. लेकिन बेसेस की अगर बात करें तो बेसेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स. प्रोटोन डोनर और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर क्या बनाता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एसिटिक एसिड ये क्या है, CH3COOH इज एसिटिक एसिड. ये क्या है, इट इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड डिसोशिएट होकर क्या बनाता है, क्योंकि ये एसिड है इट मीन्स कि इसमें प्रोटोन डोनर की कैपेबिलिटी है. सो ये प्रोटोन रिलीज करेगा एंड एसीटेट आयन. ये क्या है, दिस वन इज द प्रोटोन एंड दिस वन इज द एसीटेट आयन. ये क्या है, ये एसीटेट आयन है. सो एसिटिक एसिड आफ्टर डिसोसिएशन इट फॉर्म्स प्रोटोन एंड एसीटेट आयन. अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर है. कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर की अगर बात करें तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में क्या आते हैं, प्रोटोन डोनर. क्या आएगा, प्रोटोन डोनर एंड करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर. प्रोटोन डोनर एंड करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर. सो इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इस रिएक्शन में प्रोटोन डोनर क्या है, इस रिएक्शन में प्रोटोन डोनर है एसिटिक एसिड और इसका करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर है एसीटेट आयन. सो इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या हुआ, एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर. जितने भी एसिड होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी होती है प्रोटोन को लूज करने की. क्या होती है, जितने भी एसिड होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी होती है प्रोटोन की लूज करने की. स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो उसमें प्रोटोन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. लेकिन अगर वीक एसिड की अगर बात करें तो उसमें प्रोटोन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है. अब ये जो प्रोटोन लूज करने की टेंडेंसी है इसको भी एक्सप्रेस करते हैं एक कांस्टेंट से एंड दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So this is the general equation
HA डिसोशिएट होके H प्लस और A माइनस देगा। इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, HA एंड A माइनस इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अगर हम इसका K इक्विलिब्रियम निकालें तो K इक्विलिब्रियम इज द प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ HA and it is equal to Ka। so आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट को ऑलवेज डिजिग्नेट करते हैं Ka से। किस चीज से डिजिग्नेट करते हैं, Ka से डिजिग्नेट करते हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड की अगर बात करें तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उनका जो K होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका Ka वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड का जो Ka वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा, लो होगा। लेकिन pKa वैल्यू की अगर बात करें तो pKa स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या होगा, कम होगा, एंड वीक एसिड का pKa वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका K वैल्यू ज्यादा होगा लेकिन pKa वैल्यू क्या होगा, कम होगा। वीक एसिड है तो उसका K वैल्यू कम होगा लेकिन pKa वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। So stronger acid such as phosphoric acid and carbonic acids have larger dissociation constant. Weak acids such as monohydrogen phosphate have smaller dissociation constant. अब इस Ka को pKa में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये एक्सप्रेशन pH के जैसा ही होता है। pKa is analogous to pH है। सो pH का अगर बोले तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, pH इज इक्वल टू log 1 डिवाइडेड बाई H प्लस। सो pK क्या लिखेंगे, pK इज इक्वल टू log 1 डिवाइडेड बाई K, इतना लिख सकते हैं। सो pK इज एनालोगस टू pH। सो pK को हम log 1 डिवाइडेड बाई K लिख सकते हैं। log 1 डिवाइडेड बाई K को माइनस log K भी लिखते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है pK और K के बीच में, इसीलिए दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर K का वैल्यू ज्यादा होगा तो pK का वैल्यू कम होगा, pK का वैल्यू ज्यादा होगा तो K का वैल्यू कम होगा। सो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगा प्रोटॉन को डिसोशिएट करने का, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka का वैल्यू कितना होगा, ज्यादा होगा। लेकिन pK का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इट्स जस्ट लाइक pH है। pH अगर ज्यादा होता है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम होता है। सिमिलरली अगर pK वैल्यू ज्यादा है तो Ka वैल्यू कम होगा, और K वैल्यू कम होगा, इट मींस कि इट्स ए वीक एसिड। यहाँ पे कंपैरिजन दिया है 3 एसिड का। फर्स्ट वन इज द मोनोप्रोटिक एसिड, सेकंड वन इज द डाइप्रोटिक एसिड, एंड थर्ड वन इज द ट्राइप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड मींस 1 प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, डाइप्रोटिक एसिड मींस 2 प्रोटॉन रिलीज करता है, ट्राइप्रोटिक एसिड मींस 3 प्रोटॉन रिलीज करते हैं। सो मोनोप्रोटिक एसिड में 2 एग्जांपल दिया है। फर्स्ट वन इज द एसिडिक एसिड एंड सेकंड वन इज द अमोनियम आयन। एसिडिक एसिड की अगर बात करें तो इनका pK वैल्यू है 4.76, एंड अमोनियम आयन की अगर बात करें तो इनका pK वैल्यू है 9.27, एंड जिसका pK वैल्यू कम होगा उसका क्या होगा, जिसका pK वैल्यू कम होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो अगर हम कंपेयर करें एसिटिक एसिड में और अमोनियम आयन में तो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनियम आयन। नेक्स्ट वन इज डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड में 2 एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोनिक एसिड एंड सेकंड वन इज द बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड की pK वैल्यू कितना है, 3.77, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन की जो pK वैल्यू है 10.2 है। यहाँ पे जो pK वैल्यू है कार्बोनिक एसिड का कम है एज कंपेयर टू बाइकार्बोनेट आयन। सो जो कार्बोनिक एसिड है इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है।
ग्लाइसिन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक अमाइनो ग्रुप होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। मींस इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी प्रोटॉन डिसोशिएट हो सकता है, प्रोटॉन रिलीज हो सकता है। अमाइनो ग्रुप भी प्रोटॉन रिलीज करता है। सो यहाँ पे दोनों का पीके वैल्यू होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर बात करें तो पीके इज 2.34, लेकिन अमाइनो ग्रुप की अगर बात करें तो पीके इज 9.60। सो ग्लाइसिन में जो मोर एसिडिक है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि इनका पीके वैल्यू कम है। ट्राइप्रोटिक एसिड की अगर बात करें तो इसमें 3 एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोरिक एसिड, सेकंड वन इज द डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड थर्ड वन इज द मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात करें तो इनकी पीके वैल्यू है 2.14। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की अगर बात करें तो इनका पीके है 6.86 एंड मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट की अगर बात करें तो इनका पीके है 12.4। इट मींस कि इस कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, आफ्टर दैट डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड देन मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। सो इस तरह से पीके और के वैल्यू पे हम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को कंपेयर कर सकते हैं। पीके और वीक एसिड की अगर बात करें तो इसको निकाल सकते हैं बाय टाइट्रेशन कर्व। किसी भी वीक एसिड का पीके वैल्यू टाइट्रेशन कर्व से निकाला जा सकता है। अब सवाल यह है कि टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन is used to determine the amount of acid in a given solution. Suppose that कि ये solution है and that solution is acid, कोई भी acid हो सकता है, माना कि HA है, this is the acid। अब इस solution में कितना acid है, इस solution में acid के amount को निकाल सकते हैं by adding इसमें NaOH। NaOH क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ NaOH एडेड। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। दिस इज टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड। इनका जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे पीएच को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हॉरिजेंटल लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे इक्विवेलेंट OH माइनस एडेड है। क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस एडेड है। सो दीज आर द इक्विवेलेंट्स जो कि NaOH के फॉर्म में ऐड किया जाता है। इनिशियली जो एसिटिक एसिड होता है, सपोज दैट कि ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COOH। CH3COOH जब हम इसमें कोई भी OH नहीं ऐड करते हैं तो ये इनिशियली ये बहुत ही स्लाइटली डिसोशिएट होता है और ये डिसोशिएट होके क्या बनाएगा, CH3COOH क्या बनाएगा, H प्लस CH3COO माइनस। इनिशियली ये स्लाइटली डिसोशिएट होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें NaOH ऐड करेंगे, NaOH क्या किस फॉर्म में रहेगा, Na प्लस एंड OH माइनस। सो जो ये प्रोटॉन रिलीज्ड है वो प्रोटॉन को क्या करेगा, OH माइनस गेन कर लेगा और ये क्या बनाएगा, ये बना देगा वाटर। बट ये एसिटिक एसिड अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने के लिए फिर से डिसोशिएट होगा और जब फिर से डिसोशिएट होगा और फिर से हम NaOH डालेंगे तो फिर से ये H प्लस एंड OH माइनस मिलके क्या बनाएगा, वाटर, और ये कंटिन्यूअसली डिसोशिएट होते रहेगा। जब तक ये एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो जाता है तब तक NaOH ऐड करेंगे। एक समय ऐसा आएगा उस कंडीशन में एसिटिक एसिड एंड CH3COO माइनस एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा और जिस pH पे ये दोनों इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं pK। एंड एसिटिक एसिड की जो pK वैल्यू होती है वो होती है 4.76। इसके बाद भी अगर हम NaOH ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा और वो कंप्लीटली CH3COO माइनस के फॉर्म में रहेगा। सो इनिशियली CH3COOH था, जैसे जैसे इसमें NaOH ऐड करते गए ये एसिटिक एसिड डिसोशिएट होते गया टू सेटिस्फाई देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या, टू सेटिस्फाई देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये डिसोशिएट होगा और ये एक समय ऐसा आएगा कि पूरे का पूरा एसिटिक एसिड डिसोशिएट
डिसोशिएट हो जाएगा और ये CH3COO माइनस दैट इज एसीटेट आयन के फॉर्म में रहेगा। इस एसिटिक एसिड की जो बफरिंग रीजन है इट इज बिटवीन 3.76 टू 5.76। यहाँ पे 3 का कंपैरिजन दिया हुआ है दैट इज कंपैरिजन ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ 3 वीक एसिड। एक एसिड जो है दैट इज एसिटिक एसिड, सेकेंड वन इज द डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड थर्ड वन इज द अमोनियम आयन। ऑल्दो टाइट्रेशन कर्व के शेप की अगर बात करें तो तीनों वीक एसिड का टाइट्रेशन कर्व का शेप सेम है। डिफर क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है पीके वैल्यू। एसिटिक एसिड के लिए जो पीके वैल्यू है इट्स 4.76, लेकिन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की जो पीके वैल्यू है इट्स 6.86 है, लेकिन अमोनियम आयन की जो पीके वैल्यू है इट्स 9.25। और अभी हमने डिस्कस किया है कि pKa का वैल्यू अगर हाई है इट मीन्स कि ये एसिड वीक है। जितना ज्यादा pKa का वैल्यू होगा उतना ही वो एसिड वीक होगा। सो इसमें pKa का वैल्यू किसका ज्यादा है? pKa का वैल्यू है अमोनियम आयन का ज्यादा। इट मीन्स कि अमोनियम आयन इज अ वीकर एसिड देन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड। सो इसी तरह से आप किसी भी वीक एसिड का टाइट्रेशन कर्व के बेसिस पे pKa वैल्यू निकाल सकते हैं। So this is all about ionization of water, weak acids and weak bases. And in next lecture we will discuss buffering against pH changes in biological system as well as water as a reactant. And this will be the last lecture for the importance of water. After that we will discuss on the amino acids. And stay tuned for the next lecture, and if you have any doubt and query please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.